नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है वो एग्रो फॉरेस्ट्री के पिछले सेशन के कंटिन्यूएशन में है। इसमें हम बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के एप्लीकेशंस के बारे में, ट्री प्लांट इंटरैक्शंस के बारे में, इंटरैक्शंस को कैसे क्वांटिफाई करते हैं उसके बारे में, और डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में एग्रो फॉरेस्ट्री किस तरह से की जाती है उसके बारे में। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं, एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी जो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट या प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का एक अभ्यास है। इसलिए जो भी तरीकों का प्रयोग किया जाएगा वो बदलती अर्थव्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, और किसानों का भूमि का प्रयोग करने का जो निर्णय होना चाहिए वो अपने घर की ज़रूरतों से बढ़कर इस तरह से होना चाहिए कि किस तरह से वो पैदावार को बढ़ा सकते हैं और कितना ज़्यादा वो फ़ायदा पा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिस्टेंस से शिफ्ट होकर उनको कंपेरेटिव एडवांटेज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो फार्मिंग सिस्टम है उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कंपेरेटिव एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए एक डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के रूप में अगर हम अप्रोच करना चाहते हैं तो उसके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इससे क्या होता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री जब फार्मर्स प्रैक्टिस करेंगे तो उससे उनकी जो बेनिफिट्स हैं, उनका जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम एग्रो फॉरेस्ट्री को फार्मिंग सिस्टम को एनहांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा आया कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की हेल्प से जैसे हम वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं तो वाटरशेड मैनेजमेंट में लैंड, वाटर और प्लांट्स उन सबको अच्छे से मैनेज किया जाता है ताकि जो सोसाइटी की जो सोशो इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। तो वाटरशेड मैनेजमेंट एक एरिया प्लानिंग अप्रोच फॉलो करता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री एक साथ की जाए तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सॉइल है, डिग्रेडेड लैंड्स जो हैं, हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इरोजन कंट्रोल कर सकते हैं, रन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, इन सिटू सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं, जो वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है उसको एनहांस कर सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं कि जो अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी कंजर्व होंगी। नेक्स्ट हमारी जो एप्लीकेशन है वो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के ऊपर है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड दैट इज़ अ फैक्ट, माने या ना माने। तो अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उसका जो बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट है वो ज़्यादा कहाँ होगा, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे ज़्यादा होगा। तो जैसे कि इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री ही है, और इंडिया ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को भी साइन किया था, और उस क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो कंट्रीज उसे साइन कर रही हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट करने में, कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो क्योटो प्रोटोकॉल की सिग्नेटरी कंट्रीज लेंगी। तो अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू हो सकता है। तो हम ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिकल भी हों, ताकि हम जो लैंड यूज़ की प्रैक्टिसेस जो हैं हमारी, उनको किस तरह से हम चेंज करें कि हमारा जो है कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्वेस्टर हो पाए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से ऐसे पेड़ लगाएं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करें, ताकि उससे क्या हो कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल थोड़ा कम हो। तो इस तरह से हमारे को काफ़ी हम हेल्प कर सकता है एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, और हमारी जो स्पीसीज़ हैं वो वर्ल्ड में 6.5% फौना और 7% फ्लोरा रिप्रेजेंट करती हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि मोस्टली जो हमारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट ट्रीज़ को प्लांट करेंगे तो जो बायोटा है वहाँ का, वो जहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, एंड इस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने की या सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की, तो एग्रो फॉरेस्ट्री की मदद से हम सॉइल की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को भी अच्छा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री की हेल्प से हमारी जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है सॉइल का वो बढ़ता है, क्योंकि लीफ लिटर या प्लांट पार्ट्स जो भी जाएंगे वो डिकम्पोज होंगे सॉइल में ही। दूसरा क्या होता है कि हमारी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग अच्छी हो जाती है सिस्टम के अंदर, और हमारा जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है या जो अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स
माइक्रोराइज़र के थ्रू या सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के थ्रू उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो प्लांट का जो साइक्लिंग हो रही है न्यूट्रिएंट्स की उसमें बढ़ जाएगी। जो रूट्स के आसपास का जो एरिया है जहाँ से वो सॉइल एब्जॉर्ब करता है, तो उस जोन में भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। हमारा जो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है वो काफ़ी मॉडरेटिंग इफेक्ट करेगा, सॉइल को मॉडरेट करेगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो सॉइल का पैटर्न है या सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। तो उसमें क्या होगा कि माइक्रोब्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी और वो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे। तो अच्छे अच्छे इंटरेक्शंस होंगे सॉइल प्लांट के। तो जो फार्म है वो क्या होगा कि ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री में डिफरेंसेस क्या क्या है। पहला डिफरेंस है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसमें काफ़ी इंटरफेजेस होते हैं। इंटरफेजेस मतलब कि जो हमारी इंटरक्रॉप की जो परफॉर्मेंस है वो पूरे एरिया में यूनिफॉर्म नहीं होगी। हम उसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्री क्रॉप एक साथ ग्रो कर रही है वहाँ ट्री और क्रॉप के बीच का जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी एज़ कम्पेयर टू जो हेजेस में ग्रो कर रही है, क्योंकि उनका क्रॉप्स के साथ इंटरेक्शन या ट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन, क्रॉप ट्री इंटरेक्शन कम होता है। तो हेज पे जो ट्री या क्रॉप जो भी ग्रो कर रही है तो उसका परफॉर्मेंस अलग होगा। दूसरा, अगर हम टाइम की बात करें तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स होते हैं उनको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि ट्री के कंपोनेंट्स में टाइम टू टाइम काफ़ी चेंजेस आते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें प्लॉट साइज़ की, तो एग्रीकल्चर में हमें ज़्यादा बड़े प्लॉट साइज़ की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम होता है उसमें हमें क्रॉप्स जो प्लॉट का जो साइज़ है वो बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि स्पेशल वेरिएबिलिटी भी बहुत होती है यील्ड में क्रॉप की, उसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जो ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए ज़्यादा एरिया भी चाहिए, और जो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के जो पेड़ ग्रो हो रहे हैं वो अपनी जगह की वजह से भी काफ़ी अलग अलग इफेक्ट्स शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा बॉर्डर इफेक्ट है, कि बॉर्डर इफेक्ट होता है कि एज इफेक्ट। बॉर्डर इफेक्ट एक एज इफेक्ट है कि हमने एक ही प्लॉट में ट्रीटमेंट अप्लाई किया, तो उस अप्लाइड ट्रीटमेंट की वजह से दूसरे अनक्रॉप्ड पाथ में जो इफेक्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट या बॉर्डर इफेक्ट। अगर हम सेम यही इफेक्ट हम देखें नेबरिंग दूसरे प्लॉट में, अगर ट्री की वजह से हो रहा है, क्योंकि ट्री बहुत बड़ी होती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत बड़ा ट्री है अगर आपका, तो वो क्या करता है कि वो काफ़ी शेडिंग इफेक्ट कर सकता है, कि उसकी हाइट की वजह से दूसरे प्लॉट्स में भी क्वालिटी क्वांटिटी लाइट की सही से अगर नहीं पहुंच पा रही है, तो वो हमारा अगर दूसरे प्लॉट की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है नेबरिंग ट्री की वजह से, तो वो हमारा हो जाता है नेबरिंग इफेक्ट। तो बॉर्डर इफेक्ट भी होता है और नेबरिंग इफेक्ट भी होता है। तो नेबरिंग इफेक्ट मेजर हम अगर बात करें तो वो, अगर हम कोई ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, लाइक हम फर्टिगेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं इरिगेशन वाटर के साथ, तो उसमें हो सकता है कि हमारा नेबरिंग प्लॉट का जो ट्री है उसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स हों। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एग्रो फॉरेस्ट्री में देखने को मिलती हैं जो जनरली एग्रीकल्चर में देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्री और क्रॉप के इंटरेक्शंस के बारे में। तो जो इंटरेक्शंस हो सकते हैं ट्री और क्रॉप के बीच में, उनका नेचर कैसा है या उनको क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं या वो किस टाइप के इंटरेक्शंस हैं, तो हम उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ इंटरेक्शन की। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन दो टाइप का हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जो ट्री और क्रॉप एक साथ ग्रो कर रहे हैं वो एक दूसरे के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करें, ताकि जो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है वो अकेली क्रॉप के मुकाबले ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करे। तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन भी दो टाइप का हो सकता है, स्पेशल और टेम्पोरल। स्पेशल में क्या हो सकता है कि हमने प्रोपोर्शन जो है हमारी स्पीसीज़ का वो अलग अलग कर दिया, उसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जिसको सपोज़ कोई लंबा पेड़ है और सपोज़ कोई ऐसा पेड़ है जिसमें कम लीव्स आती हैं, उसको हमने ग्रो कर दिया ऐसे पेड़ के साथ जिसे ज़्यादा धूप चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर बाद में वो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होंगे। से फॉर एग्जांपल हम पॉपुलर और वीट का सिस्टम ले सकते हैं इसमें। तो कंपटीशन कम होता है और कॉम्प्लीमेंटैरिटी ज़्यादा देखी जाती है। दूसरा है सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन। तो सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन में क्या होता है कि दो कंपोनेंट्स इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि जो एक कंपोनेंट की यील्ड होती है वो सोल क्रॉप की यील्ड से बहुत ज़्यादा होती है और वो दूसरी क्रॉप की यील्ड को इफेक्ट भी नहीं करती। तो उससे क्या होता है कि हमें एक क्रॉप कंपोनेंट से एडिशनल यील्ड मिलती है। तो जो ओवरऑल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम की यील्ड हो जाती है वो दोनों क्रॉप्स की सोल यील्ड से बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे कि इसमें हम कर सकते हैं कि फॉरेज यील्ड ले रहे हैं अगर हम एक ट्री के साथ,
वो सपोज़ हमारी 2 kgs है और जो क्रॉप की यील्ड है वो 2 टन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इंटरेक्शन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्पीसीज़ या एज, साइट और मैनेजमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि लाइक कुछ क्रॉप्स जो हैं किसी ट्री स्पीसीज़ के साथ हो सकता है कि ये वाली क्रॉप सपोज़ जो है, एक क्रॉप जो है वो दूसरी इस ट्री स्पीसीज़ के साथ अच्छे से ग्रो करे, उसकी यील्ड इंक्रीज़ हो, जबकि किसी बी क्रॉप के साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या पता वो जो दूसरी वाली क्रॉप है वो ट्री स्पीसीज़ के साथ ग्रो नहीं कर पाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे इफेक्ट्स होते हैं। डेंसिटी का भी इफेक्ट होता है कि क्योंकि क्रॉप कवर सबका अलग अलग, ट्री कवर जो होता है सबका अलग अलग होता है। तो कैनोपी कितनी ज़्यादा डेंस है या कितनी कम डेंस है, और दूसरी जो उसके साथ हम प्लांट लगा रहे हैं उसको कितनी सनलाइट चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा हम बात करें कि एज का, तो एज का इफेक्ट क्या होता है कि लाइक हमें जनरली हम देखते हैं कि जो हमारी ट्री स्पीसीज़ होती हैं उनको ग्रो होने में, पूरा मैच्योर होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने ट्री स्पीसीज़ लगा रखी हैं, उसके साथ में जो आपने इंटरक्रॉप में दूसरी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगा रखी हैं, तो वो क्या होगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक कि आपने उस साथ में कितने बड़े पेड़ लगा रखे हैं, क्योंकि उसको पेड़ों को ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तब तक आपकी जो छोटी क्रॉप है वो काफ़ी अच्छी स्टेजेस पे काफ़ी अच्छे टाइम तक ग्रो कर सकती है। तो उसका फ़र्क पड़ता है, लाइक कुछ स्पीसीज़ का फ़र्क पड़ता है एज का। कुछ स्लो ग्रोइंग ट्रीज़ हैं, कुछ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज़ हैं, हम उन्हें किस तरह से लगा रही हैं, कौन सी ट्रीज़ के मैच्योरेशन के टाइम तक वो इफेक्ट पहुँचाएंगे या नहीं पहुँचाएंगे, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, तो हम वो वाली स्पीसीज़ ले सकते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा साइट फैक्टर्स। अब साइट में हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकता है, एडाफिक फैक्टर्स हो सकता है, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हो सकता है। तो ये सब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इंटरैक्टिव रिलेशनशिप को। तो लाइक नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो हो सकता है कि फेवरेबल हो या ना हो, तो उसके हिसाब से हमारे को मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे कि हमारे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मल्च डालना है, मैन्योरिंग करनी है, कट करना है, फॉडर के लिए यूज़ करना है, तो हम इन सब चीज़ों को भी मैनिपुलेट करके माइक्रो क्लाइमेट को, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन को, इन सब चीज़ों को, प्रूनिंग, शेडिंग अगर किसी कोई ज़्यादा कर रहा है तो कितनी शेडिंग उस नहीं हटानी है, कितना हर्बिसाइड अप्लाई करना है, तो ये सब चीज़ें भी अलग अलग प्लांट्स के हिसाब से अलग अलग होती हैं, तो उसका भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के इंटरेक्शंस हो सकते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शंस में आ जाएगा हमारा कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एनरिच हो, सॉइल कंजर्व हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसे पॉजिटिव इंटरेक्शंस हो सकते हैं। वाटर कंजर्व हो सकता है, वीड कंट्रोल हो सकता है, माइक्रो क्लाइमेट इंप्रूव हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस में ये सब चीज़ें आ सकती हैं। लाइक अगर हम राजस्थान में प्रोसोपिस ग्रो कर रहे हैं या पाइनस ग्रो कर रहे हैं हम सवाना में, तो ये लोग क्या करते हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स को अक्यूमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ल्यूकेनिया का ग्रो करना ह्यूमन ट्रॉपिक्स में काफ़ी अच्छा माना जाता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अच्छी होती है क्योंकि कुछ ट्रीज़ जो हैं वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, और ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी अंदर तक, काफ़ी ग्राउंड में जाती हैं, तो जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कैप्चर किया जा सकता है। सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है, लाइक हम ऐसी स्पीसीज़ ग्रो कर सकते हैं जो कि सॉइल को कंजर्व करें। वाटर कंजर्वेशन हो सकता है। वाटर कंजर्वेशन के लिए हम कॉर्डिया ग्रो कर सकते हैं, एरिथ्रीना की स्पीसीज़ ग्रो कर सकते हैं, तो वो वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करती हैं। वीड कंट्रोल हो सकता है हमारा कुछ स्पीसीज़ के, क्योंकि वो हो सकता है कि वो जो लाइट डिमांडिंग वीड्स हैं उनकी लाइट कट ऑफ कर दे, तो शेडिंग इफेक्ट की वजह से वीड कंट्रोल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं हमारे किस में, एग्रो फॉरेस्ट्री के पॉजिटिव इंटरेक्शंस में हो सकती हैं। नेगेटिव इंटरेक्शंस में क्या हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ सकता है, एलिलोपैथी हो सकती है, पेस्ट और डिजीज़ का अटैक बढ़ सकता है। तो एलिलोपैथिक इफेक्ट्स में अगर हम बात करें तो जो एलनस निपलेंसिस है उसका ग्लाइसिन मैक्स के साथ, सोयाबीन के साथ अगर हम लगाएं तो उसमें हमारी जो है एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है। कैजुरीना को अगर हम काउपी, सॉर्गम, सनफ्लावर के साथ लगाएंगे तो एलिलोपैथी हो जाएगी। यूकेलिप्टस को अगर काउपी के साथ या सॉर्गम के साथ या सनफ्लावर या पोटैटो के साथ लगाएंगे तो वो नेगेटिव इंटरेक्शन शो करेगा। एलिलोपैथी एक्चुअली होता क्या था, अगर आप भूल गए हो, तो एलिलोपैथी में क्या होता है कि ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं कि वो दूसरे जो स्पीसीज़ हैं उसके साथ जो लगी हुई हैं उन स्पीसीज़ की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, तो डिटोरिएट करते हैं, तो इस तरह से दूसरी स्पीसीज़ ग्रो नहीं कर पाती अच्छे से। ल्यूकेनिया अगर हम मेज़ या राइस के साथ लगा रहे हैं या सनफ्लावर के साथ लगा रहे हैं तो वो एलिलोपैथिक इफेक्ट शो कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्री और क्रॉप के इंटरेक्शन को हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो हम उसे 3 टाइप से क्वांटिफाई कर सकते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, कंपटीशन इंडेक्सेस और ट्री क्रॉप इंटरेक्शन इक्वेशन के थ्रू। तो जो हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है वो एक बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड इंडेक्स है।
तो वो रेशियो है किस किस के बीच में, कितना एरिया सोल क्रॉपिंग में जा रहा है और कितना एरिया इंटर क्रॉपिंग में जा रहा है। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसे बोलते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। और वो कब, जब उन दोनों को सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट और इक्वल अमाउंट ऑफ यील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें कितना एरिया जा रहा है, तो वो हो जाता है हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिशन इंडेक्सेस। तो कॉम्पिटिशन इंडेक्सेस में हम इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स को एनालाइज करते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है ट्री क्रॉप इंटरैक्शन इक्वेशन। उस इक्वेशन के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि हर फैक्टर का परफॉर्मेंस के ऊपर क्या रिलेशन आ रहा है, तो हम उसमें ओवरऑल ट्री क्रॉप के इंटरैक्शन को एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो की बात की थी, तो इंटरक्रॉपिंग तभी बेनिफिशियल होता है जब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में हम कौन कौन से इंटरक्रॉप्स ले सकते हैं। तो जैसे हमारे ईस्टर्न हिमालय रीजन, वेस्टर्न हिमालय रीजन, इंग्रो गैंगेटिक, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड रीजन, एरिड और सेमी एरिड रीजन, कोस्टल और आइलैंड रीजन में हमने अपनी कंट्री को डिवाइड कर रखा है। तो ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स में एल्डर के साथ हम मेज़, मिलेट, पोटैटो, चिली, कोलोकेसिया किसी को भी ले सकते हैं। ड्यूकेनिया या सुबबूल के साथ हम दूसरी क्रॉप्स ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं? लो और मिड हिल्स में। मैंडरिन के साथ हम मेज़ ले सकते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज़ में हम बॉम्बेक्सीवा, मीलिया डायरेक्टा, टूनिया सिलिएटा, इन सबको ले सकते हैं। मीलिया हमारा हो जाता है जैसे मीठा नीम, इन सबको हम ले सकते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में हम नीम ले सकते हैं, बबूल ले सकते हैं, शीशम ले सकते हैं, केजरी ले सकते हैं। इन सब के साथ हम क्या कर सकते हैं? दूसरी क्रॉप्स ले सकते हैं। ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन में हम अर्जुन का पेड़ लगा सकते हैं, जैक फ्रूट का पेड़ के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, मैंगो के ट्री के साथ हम कर सकते हैं। एरिड और सेमी एरिड रीजन में हम खैर ले सकते हैं, बबूल, शीशम, पोनोगेमिया पिन्नेटा, ये सब ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं मतलब। तो ये सारी ट्रीज़ जो हैं हम इंटरक्रॉपिंग इनके साथ कर सकते हैं दूसरी क्रॉप्स का। फिर हम जो कोस्टल रीजन्स हैं, हम सिनेमम, क्लोव के साथ एक हाइब्रिड एपल ले सकते हैं, रबर या ऑयल पाम के साथ स्पाइसेस और फॉरेज ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स में हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आगे आने वाले सेशंस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।